आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी के ट्यूटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ मैं पेशे से, एसएससी सीजीएल के थ्रू, और इन क्लासेस के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश को लेकर के एसएससी और बैंक्स की। तो आज सुबह का सेकेंड आर्टिकल लेने वाले हैं, स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ इसका टाइटल है। एक इकोनॉमिक आर्टिकल है, जीएसटी पे लिखा है, ब्यूटीफुली रिटन है ना। देखो अंदाज अपना वही है, ट्रांसलेशन करवाऊंगा लेकिन साथ में ग्रामर, स्ट्रक्चर और वोकैबलरी को अलग से लेकर के बताऊंगा। तो सारी ग्रामर, सारी स्ट्रक्चर्स, सारे ग्रामर रूल्स, वोकैबलरी आप अप्लाई करेंगे इस क्विज़ के ऊपर। ये पहला क्विज़ है आपका क्लोज टेस्ट का, पहले सीखो और फिर अप्लाई करो, है ना। और ये दूसरा क्विज़ है बैंक वालों के लिए खासकर। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। शुरू करते हैं, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ। अब देखो इंग्लिश में एक इडियम होती है स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ। ये बनी कैसे है? स्वेट से बनी है। स्वेट का मतलब होता है पसीना, है ना। तो स्वेट से बनने वाली सारी इडियम्स मैं आपको एक साथ ही करवा देता हूँ फ्रेजेस। पहली है डोंट स्वेट इट। देखो स्वेट कब निकलता है अपना, पसीना कब निकलता है? जब या तो अपने परेशान होते हैं या अपने कोई मेहनत का काम कर रहे होते हैं, है ना। बस इतना आप दिमाग में बिठा लो, सारी इडियम्स दिमाग में बैठ जाएंगी। जब आप स्वेट इट करते हैं ना किसी भी चीज़ पे, आप उस चीज़ के लिए वरी कर रहे हैं। जब भी आपको कोई बोले डोंट स्वेट इट, इसका मतलब है, हिंदी में बोलते हैं परेशान मत हो, है ना। टू टेल समवन नॉट टू वरी। फिर ऐसे बनती है टू स्वेट द स्मॉल स्टफ। देखो स्वेट का मतलब है परेशान होना। अगर आप स्मॉल स्टफ पे परेशान हो रहे हो तो आप छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर परेशान हो रहे हो। जैसे आपका फेवरेट टीवी सीरियल है, आज नहीं आया, आप परेशान हो गए, यार मेरा फेवरेट टीवी सीरियल नहीं आ रहा, है ना। तो ये होता है स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ, छोटी मोटी बातों में परेशान हो जाना। तीसरा है टू ब्रेक स्वेट या टू स्वेट ब्लड। ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। स्वेट आपका ब्लड जैसा हो जाए, या आप इतना स्वेट हो आपकी बॉडी में कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। टू वर्क वेरी हार्ड होता है ब्रेक स्वेट या स्वेट ब्लड को हम बोलते हैं, है ना। लास्ट में आता नो स्वेट, ये एक इनफॉर्मल फ्रेज है। जब आपको कोई बोले, आपने किसी की हेल्प की, आपको कोई बोले थैंक यू, तो आप उसको बोलते हैं नो स्वेट। इसका मतलब पता क्या है? हिंदी में इसका मतलब है कि ये काम तो बड़ा आसान था, नो स्वेट, मुझे बिल्कुल भी पसीना नहीं आया इस काम में, है ना। नो स्वेट आप बोल करके बोलते हैं कोई बात नहीं। चलिए तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी यही हुआ, छोटी छोटी बातों पे ही स्वेट स्टफ कर दिया है, परेशान हो गए हैं, बड़ी बातों को किसी ने छुआ भी नहीं। बात हो रही है ऑन 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। चलिए अब डिटेल में देखते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल वाईटी नो चैट्स। आपको सारी पीडीएफ और सब नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियोज़ के इस ग्रुप से। 13,000 मेंबर्स हैं, ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ मैं इंस्टा पे भी हूँ official.yt के नाम से। करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप मुझसे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर इंग्लिश को आप शुरू से सीखना चाहते हैं एसएससी बैंक्स के लिए तो होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट को रेफर करें। इसके अंदर मैंने शुरू से लास्ट तक आपका इंग्लिश का कोर्स जो है ना कवर किया हुआ है। आज ही शुरू करें इस प्लेलिस्ट को चलाना। चलिए कह रहे द जीएसटी काउंसिल लीव्स वेटियर इश्यूज हैंगिंग फायर, सेट स्टेज फॉर मोर एक्रीमनी। कह रहे जो जीएसटी की काउंसिल है, जीएसटी की जो स्लैब को निर्धारित करने वाली जो कमेटी है ना, उसको बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। कह रहे जीएसटी की जो कमेटी है, काउंसिल है, वो छोड़ देती है भारी इश्यूज को हैंगिंग फायर। अब किसी इश्यू को हैंगिंग फायर छोड़ने का मतलब है उस इश्यू को अधर में छोड़ देना, डिले में छोड़ देना, है ना। किसी चीज़ को अटेंड ना करना, आगे के लिए टाल देना। तो कह रहे ये काउंसिल ने बड़े बड़े इश्यूज़ को तो टाल दिया है आगे के लिए। और यही काउंसिल जो है सेट करती है स्टेज को। सेट स्टेज का मतलब है किसी चीज़ की तैयारी करना। ये जो काउंसिल तैयार कर रही है और ज़्यादा कड़वाहट को, एक्रीमनी को, जो और ज़्यादा रैंकर को, समझे ना। तो जीएसटी काउंसिल ने बड़े बड़े इश्यूज़ तो दिए छोड़, छोटे मोटे इश्यूज़ पे हो गई यहाँ पे लड़ाई, है ना। और सारे बड़े इश्यूज़ को हैंगिंग फायर कर दिया है, आगे के लिए कड़वाहट को भी कड़वाहट के बीज बो दिए हैं। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। जीएसटी काउंसिल की दो वर्ब्स हैं, पहला है लीव्स, दूसरी है सेट्स, बीच में है और सेमीकोलम। ये मैं आपको कंजंक्शन और पंक्चुएशन चैप्टर दोनों में करवाऊंगा, कब सेमीकोलम लगा करके वर्ब्स को अलग अलग किया जा सकता है ना। सेट द स्टेज फॉर, मैंने आपको बता दिया, किसी चीज़ के बीज बोना, किसी काम के होने की नेसेसरी कंडीशन को पूरा करना, है ना। एक्रीमनी का मतलब होता है कड़वाहट। कड़वाहट के बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हमारे पास, बिटरनेस, एनिमोसिटी और रैंकर, ये सिंपल वाले हैं। और नीचे दो एडवांस लिखे हैं मैंने, वायलेंस और चॉलिशनेस,
ये सब के सब कड़वाहट के ही सिनोनिम है। हैंग फायर इडियम बनी है जब कभी कभी पिस्तौल को फायर किया जाता है लेकिन फायर करने के कई सेकंड्स के बाद गोली निकलती है, मतलब फायर जो है हैंग होकर निकल रही है, अटक करके निकल रही है। तो हैंगिंग फायर का मतलब है किसी चीज़ का अटक जाना, आगे के लिए डिले हो जाना। बढ़े आगे, सब्जेक्ट और वर्ब आपको मिलेंगे ब्लू और पिंक कलर में हर सेंटेंस के। ये अगर आप एक्सरसाइज करने लग जाओ ना मेरे साथ, सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ने लग जाओ, इंग्लिश आपको रातों रात आसान लगने लगेगी। जरूर से फ़ायदा उठाएं। अब मैं आपको एक समरी दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है, आपको पता लगे। देखो, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बहुत दिनों से हुई नहीं है, कई महीनों से, फिर आ गया कोरोना, अब जाकर के आखिरकार ये मीटिंग हुई। इसमें बहुत सारे मुद्दे थे जो स्टेट्स लेकर के आई थी सेंटर के पास, है ना, रिलेटिंग टू जीएसटी। जैसे पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाया जाए, डीजल को। कह रहे हैं इन सभी बड़े बड़े मुद्दों पे जीएसटी काउंसिल ने ठीक से बात नहीं की। निर्मला सीतारमण जी ने ये बोला है कि इन बातों पे बाद में देखा जाएगा, है ना। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें थी, जैसे कोविड से रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं या कोई ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, कोई भी मेडिसिन है जिसको हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उस पर जीएसटी माफ़ होना चाहिए। इस मुद्दे पे हो गई लड़ाई। अब देखो, ये बहुत छोटा मुद्दा है क्योंकि बहुत कम इंपोर्ट हम कर रहे हैं, ज़्यादा इससे पैसे सरकार को नहीं मिलते हैं। कह रहे छोटे मोटे मुद्दों पे तो आपने लड़ाई कर ली और बड़े मुद्दों को छोड़ दिया। अपने आप में ये जीएसटी काउंसिल एक फेलियर की तरह निकल करके आई है। आज की दो टोन्स हैं, एनालाइजिंग और कंसर्न्ड। कंसर्न्ड इसलिए कि बहुत परेशान है कि आगे के लिए इस काउंसिल ने, इस मीटिंग ने कड़वाहट के बीज बो दिए हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में। और एनालाइजिंग इसलिए क्योंकि एनालाइज करेगा एक एक मुद्दे को, कौन सा बड़ा था, कौन सा मुद्दा छोटा था। शुरू कर रहा हूँ आर्टिकल को, उससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना जरूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही जरूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में एक साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। कह रहे द जीएसटी काउंसिल विच मेट लास्ट फ्राइडे कुड नॉट लिव अप टू, अब इस पे कॉन्सेप्ट आएगा, रुक जाओ, कुड नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ सम मीनिंगफुल रिलीफ फ्रॉम द डिजास्टरस सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक। कह रहे जो जीएसटी काउंसिल है जो कि मिली, और कब, इस फ्राइडे को, इस शुक्रवार को, कह रहे ये लिव अप टू नहीं कर पाई, ये खरा नहीं उतर पाई। अच्छा, किस पे? उन आशाओं पे जो थी कुछ मीनिंगफुल रिलीफ की, राहत की, जो मीनिंगफुल हो। और कहाँ से? इस बहुत ही डिजास्टरस, इस बहुत ही तबाही भरी दूसरी वेव से, इस पैंडेमिक की, इस महामारी की। सिंपल सेंटेंस, जीएसटी काउंसिल खरा नहीं उतर पाई उन आशाओं पे जो थी कुछ राहत की, पैंडेमिक की दूसरी वेव से जो मिली है जीएसटी काउंसिल पिछले फ्राइडे को। काउंसिल की वर्ब है कुड नॉट लिव अप टू, विच की वर्ब है मैट। अब आ जाओ इस सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। डिजास्टर्स आप जानते हैं, जो जिसमें डिजास्टर हो, ट्रेजिडी हो, क्लैमिटी हो, है ना, तबाही भरा बोलते हैं हिंदी में डिजास्टर्स को। मेरा आपसे एक छोटा सवाल है, सबको पता होना चाहिए, दिमाग में सोचो अभी, लास्ट फ्राइडे के आगे ऑन क्यों नहीं लगा? लगना चाहिए ना, फ्राइडे है तो ऑन लगना चाहिए, लेकिन लास्ट फ्राइडे के आगे क्यों नहीं लगा हुआ? अब मैं जो ग्रामर कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा ग्रामर कॉन्सेप्ट है। लिव के बाद में आप अप टू देखोगे, लिव के बाद में बाय देखोगे, लिव के बाद में ऑन देखोगे। कब किसको लगाना है इस कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। लिव अप टू का मतलब होता है किसी प्रॉमिस पे, किसी आशा पे, एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना, है ना, लिव अप टू, खरा उतरना। लिव बाय का मतलब होता है सख्ती से फॉलो करना। जैसे आपका उसूल है या आपका कोई कस्टम है, ट्रेडिशन है, इवन आपका कोई ऑक्यूपेशन है, आपका कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, कोई धंधा है ना, जिसको आप लिव बाय करते हैं। तो लिव बाय यही होता है, सख्ती से या तो फॉलो करना अपने रीतियों को, अपने प्रिंसिपल्स को, या फिर किसी बिजनेस को जो है चलाना, लिव बाय करना उस बिजनेस से। लिव ऑन का मतलब होता है सर्वाइव करना किसी चीज़ पे। जैसे कोई जानवर है वो इस तरह के खाने पे सर्वाइव करता है, जैसे आप हैं, आप थोड़ी से पैसे पे सर्वाइव करते हैं, है ना। सर्वाइव करना किसी रिसोर्स पे होता है लिव ऑन। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली बहुत आसान है। द गवर्नमेंट फेल टू लिव अप टू या लिव बाय या लिव ऑन इट्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सरकार नाकामयाब रही अपने उस वादे पे खरा उतरने में जो था रोजगार का। अब मुझे बताओ खरा उतरने के लिए क्या लगाया जाए? लिव अप टू। बड़ा आसान है, तो बाय और ऑन को निकाल दो, बाय और ऑन को निकाल दो, बन गया ना, लिव अप टू इट्स प्रॉमिस। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव अप टू या लिव बाय या लिव ऑन स्मॉल इनकम इन अ मेट्रो सिटी। बड़ा मुश्किल है लिव अप टू करना, लिव बाय करना या ऑन करना
एक छोटी सी इनकम पे एक मेट्रो सिटी में। लिव ऑन का मतलब होता है सर्वाइव करना किसी चीज़ पे, गुजारा करना हिंदी में बोलते हैं। तो कह रहा बड़ा ही मुश्किल है गुजारा करना थोड़ी सी इनकम पे। अब ये बताओ गुजारा करने के लिए लिव ऑन लगेगा, तो इन दोनों का क्या काम है, इनको दोनों को निकाल दो। जस्ट अ मिनट, है ना, लिव ऑन अ स्मॉल इनकम। द पुअर मैन लिव्स अप टू बाय ऑन बैगिंग, जो गरीब आदमी है ये बैगिंग पे ही जीता है। अब इसका मतलब क्या है, ये ऑक्यूपेशन है इसका, या तो आपका कोई प्रिंसिपल हो या आपका कोई ऑक्यूपेशन हो, उसूल हो या कोई व्यापार हो, उसके ऊपर आप करते हैं लिव बाय। द पुअर मैन लिव्स बाय बैगिंग, मतलब भीख मांगता है और उसी पे जीता है। द ओल्ड मैन वॉज पुअर बट लिव अप टू या बाय ऑन ऑनेस्ट लेबर, जो गरीब आदमी था, ओल्ड मैन था, बड़ा गरीब था, बूढ़ा आदमी, लेकिन वो ऑनेस्ट लेबर पे ही जीता था। उसका उसूल था एकदम ईमानदारी भरी जो है मेहनत, उसके इसी उसूल पे वो जीता था। जब भी किसी उसूल या ऑक्यूपेशन पे आप जिएंगे तो क्या करेंगे, लिव बाय। तो इस तरीके से आपको यूज करना है इन तीनों प्रेपोजिशन को। चलो आगे बढ़ते हैं। कह द मेजर्स अनवेल्ड वर इंसिपिड बी इट फॉर द कॉमन मैन hoping to survive while keeping fingers crossed for a vaccination slot or a hospital bed, or businesses hurting from the lockdown and states grappling with the cash crunch amid a scramble to purchase vaccines। अब बता रहा है कहाँ पे ये विफल रहा, कहाँ पे इसका फेलियर निकला। कह रहा है ये जो मेजर्स थे, जो भी कदम उठाए इस काउंसिल ने, मेजर्स उठाए, और कौन से मेजर्स, जो कि अनवेल्ड थे। अनवेल का मतलब है रिलीज करना, किसी चीज़ को लॉन्च करना। वेल मतलब पर्दा, अनवेल मतलब पर्दा हटाना। कह रहे जिन कदमों से पर्दा हटाया गया, जिन कदमों को लॉन्च किया गया इस मीटिंग में, वो सारे के सारे कदम थे बेस्वादे, इंसिपिड, टेस्टलेस, फीके। सारे कदम बहुत फीके थे। कह रहे चाहे बात हो बीट, चाहे बात हो उस कॉमन मैन के लिए जो आशा कर रहा है जीने की, सर्वाइव करने की, जबकि उसकी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, वो एकदम परेशान है एक वैक्सीनेशन स्लॉट के लिए या हॉस्पिटल बेड के लिए, है ना। हमेशा फिंगर्स क्रॉस करके वो यही सोच रहा है कहीं से वैक्सीन लग जाए या कहीं से हॉस्पिटल बेड मिल जाए अगर मैं बीमार हो जाऊं तो कह रहा है चाहे बात हो इस कॉमन मैन की, या फिर बात हो उन बिजनेसेस की, उन व्यापारों की जो हर्ट कर रहे हैं, जो नुकसान खा रहे हैं, चोट खा रहे हैं लॉकडाउन से, और या फिर बात हो स्टेट्स की जो जूझ रही हैं, ग्रैपल विद कर रही हैं, सामना कर रही हैं कैश के क्रंच का, पैसे की कमी का, और कब, अमिड बीचों बीच एक स्क्रैम्बल के, एक हड़बड़ी के जो है परचेज करने की और वैक्सीन्स को। सेंटेंस लंबा है पर बहुत सिंपल से सेंटेंस है। सारे मेजर्स फीके थे जो भी अनवेल किए गए इस मीटिंग में, चाहे बात हो कॉमन मैन की जिसको हॉस्पिटल बेड चाहिए, जिसको थोड़ा सर्वाइव करने की जो है ना होप चाहिए, या जिसको वैक्सीन चाहिए, या व्यापारों की जो ऑलरेडी चोट खा के बैठे हैं लॉकडाउन से, या स्टेट्स की जो कैश के क्रंच से जूझ रही हैं इस हड़बड़ी के बीच में कि वैक्सीन को कैसे परचेज करें। आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। मेजर्स की वर्ब है वर, अनवेल्ड एक एडजेक्टिव है, अनवेल करना, पर्दा उठाना, रिलीज करना, लॉन्च करना, इसको रोल आउट भी बोलते हैं। रोल आउट का बिल्कुल उल्टा होता है रोल बैक, है ना। रोल बैक एक एंटोनिम है, रोल आउट इसका सिनोनिम है अनवेल का। इंसिपिड मैंने आपको बता दिया, फीका, बेस्वाद का। टेस्टलेस बोल दो, डल बोल दो, इसके लिए वर्ड है बैनल, बैनल, है ना, बिना किसी टेस्ट का। बीट मतलब हिंदी मतलब होता है चाहे बात हो। ग्रैपल विद करना मतलब जूझना, इसको डील विद भी बोलते हैं, ग्रैपल विद बोलते हैं टैकल। टैकल के बाद में विद को कभी भी ना लगाएं, इन दोनों के बाद तो आ रहा है लेकिन टैकल के बाद में विद नहीं आएगा। स्क्रैम्बल का मतलब होता है हड़बड़ी, जैसे किसी काम को आप करते हो ना क्लमजली, भागने की कोशिश करते हो, रेस करते हो, है ना, गिरते पड़ते किसी काम के लिए, किसी काम को आप हड़बड़ी में करते हो, वो होता है काम स्क्रैम्बल, ये आपकी हड़बड़ी। चलो आगे बढ़ेंगे। कह रहा है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन announced an elaborate amnesty scheme for all small firms pending GST returns, lowered the interest levied on late payments for recent months and extended several compliance timelines। कह रहे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो हैं, इन्होंने अनाउंस किया एक एमनेस्टी स्कीम को। एमनेस्टी का मतलब होता है पार्डन, सबको दोष मुक्ति, सबको माफ़ी, रिलीफ। कह रहे एक माफ़ी या रिलीफ की स्कीम जो है इन्होंने अनाउंस की, और ये स्कीम बड़ी इलेबोरेट थी, बड़ी डिटेल्ड थी, बड़ी कॉम्प्लेक्स थी। ऐसे नहीं आप इसको 10 सेकंड में समझ पाओ, इस स्कीम को आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे किसको माफ़ी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। अब देखो ये स्कीम किन के लिए नहीं थी, स्मॉल फर्म्स के लिए थी जिनकी जीएसटी की रिटर्न पेंडिंग है। तो रिटर्न अगर आपकी पेंडिंग है ना तो इस स्कीम के अंदर आपको माफ़ी मिली है, आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी है। अब देखो दूसरा काम क्या किया इन्होंने,
पहला ये अनाउंस किया, दूसरा नीचे ले आइए इंटरेस्ट को जो लेवी किया जाता है, जो लगाया जाता है, जो इम्पोज किया जाता है लेट पेमेंट पे रिसेंट मंथ्स में। तीसरा काम इन्होंने किया, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, दे दिया कई सारी कंप्लायंस टाइमलाइंस को। एक्सटेंड करना मतलब देना या बढ़ाना। तो कंप्लायंस की टाइमलाइंस जो थी, आखिरी डेट जो होती है कंप्लायंस टाइमलाइन कहलाती है किसी भी काम को करने की, तो आखिरी डेट्स को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया और आगे बढ़ा दिया। समझ गए? निर्मला सीतारमण की 3 वर्ब्स हैं, पहली अनाउंस, दूसरी लोवर्ड, तीसरी एक्सटेंडेड। लेवे का करना मतलब होता है इम्पोज करना, किसी चीज़ को, टैक्स को लगाना। इलेबोरेट मतलब डिटेल्ड हो, कॉम्प्लेक्स हो, बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट हो। और ये एमनेस्टी होती है पार्डन या रिलीफ। आगे बढ़े, सिंपल सेंटेंस था बिल्कुल। कह रहा बट देर इज लिटिल रिस्पाइट फॉर बिजनेसेस विद टर्नओवर ऑफ ₹5 करोड़, है ना, एंड इंडस्ट्री इज अंडरवेल्म्ड। कह रहा लेकिन ना के बराबर रिस्पाइट है, लिटिल रिस्पाइट है। अब ये लिटिल वाला कॉन्सेप्ट करवा दूंगा। रिस्पाइट का मतलब होता है रिलीफ, है ना, स्मॉल रिलीफ। कह रहा ना के बराबर ही रिलीफ है उन बिजनेसेस के लिए जिनकी टर्नओवर है 5 करोड़ से ज़्यादा। और कह रहा पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है ना वो है अंडरवेल्म्ड। अंडरवेल्म्ड का मतलब होता है नॉट वेरी एक्साइटेड। पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है डिसअपॉइंटेड है इन मूव्स को देख करके, क्योंकि 5 करोड़ से ऊंचे जो बड़े व्यापारी हैं उन सबको कोई मदद नहीं मिली इन कदमों से। समझ गए? अब आ जाओ देखने वाली चीज़, सेंटेंस देर से शुरू हो रहा है। अगर ऐसा है तो सब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद में रखा होगा, तो रिस्पाइट सब्जेक्ट है और इज इसकी वर्ब है। इंडस्ट्री की वर्ब है इज, अंडरवेल्म्ड मैंने आपको बता दिया, डिसअपॉइंटेड। अब देखने वाला कॉन्सेप्ट है लिटिल। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, है ना। क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं इस पर कैसे बनते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। 3 वर्ड है अपने पास, लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल, और इधर है फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू। एक ही तरह से काम करेंगे। लिटिल वाले यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, फ्यू वाले यूज होते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए। समझ गए ना? जिसको गिन पाओ उसके लिए फ्यू, जिसको ना गिन पाओ उसके लिए लिटिल। अब इनमें फ़र्क क्या है? देखो, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं होता। लिटिल बताते हो आप किसी चीज़ को नेगेटिव जो है पर्सपेक्टिव से दिखाने के लिए। जब आपको चीज़ कोई बहुत थोड़ी लगती है ना, क्वांटिटी उतनी है जितनी अ लिटिल में होगी, बस आपको यहाँ पे नेगेटिवली थोड़ी लग रही है, आपको लग रहा है ना के बराबर है, तब आप लिटिल यूज़ करो। अब देखो, उसी क्वांटिटी पे अगर आप पॉजिटिवली देखना चाहो तो आप उस पर अ लिटिल यूज़ करो, और अगर उसी क्वांटिटी पे आप द लिटिल यूज़ करोगे, इसका मतलब है चाहे जितनी भी है उतनी। मैं आपको इसको सेंटेंसेज में यूज़ करके दिखाऊंगा, तब समझोगे आप। ध्यान से देखो, आई वॉन्टेड टू हेल्प माई फ्रेंड बट आई हैड डैश मनी लेफ्ट। मैं अपने दोस्त को मदद करना चाहता था लेकिन मेरे पास थोड़ी सी मनी बाकी थी, थोड़ा सा ही पैसा बाकी था। सबसे पहले डिसाइड करो मनी के लिए क्या लगेगा, फ्यू या लिटिल। मनी को काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, है ना। ध्यान देना, हर वो चीज़ जिसकी यूनिट है वो अनकाउंटेबल होती है। ये बहुत सुनने में अजीब लगता है पर ये बिल्कुल सच है। हर वो चीज़ जिसकी कोई यूनिट है वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि अगर वो काउंटेबल होती तो हमें उसकी यूनिट ना बनानी पड़ती। जैसे वेट है, वजन की यूनिट है किलोग्राम। अगर वजन को हम सीधे ही गिन सकते हैं बिना किलो के तो वजन तो काउंटेबल हो जाता, लेकिन वजन अनकाउंटेबल है इसीलिए उसकी यूनिट है किलोग्राम। डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप गिन नहीं सकते हो, डिस्टेंस को गिनने के लिए हमने उसकी यूनिट बनाई है किलोमीटर, मीटर, माइल्स, है ना। मनी की भी यूनिट है रुपए, पैसे या डॉलर। इतने रुपए, इतने पैसे, इतने डॉलर। तो हर वो चीज़ जिसकी एक फिजिकल यूनिट दी है फिजिक्स में, वो चीज़ वास्तव में अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है वो, है ना। तो कह रहा है मैंने अपने दोस्त को हेल्प करना चाहता था लेकिन मेरे पास मनी बहुत कम थी, पैसा बहुत कम था। अब देखो, चाहे इसके पास 1 करोड़ रुपए पड़े हों, लेकिन ये क्या कह रहा है, मेरे पास पैसे कम थे। वो 1 करोड़ रुपए मेरे लिए बहुत हो सकते हैं, आपके लिए बहुत हो सकते हैं, लेकिन इस बंदे के लिए वो 1 करोड़ रुपए कम थे। समझ गए ना। तो पहली चीज़ तो मैं लिटिल यूज़ करूंगा, दूसरा नेगेटिवली स्मॉल क्वांटिटी यूज़ कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे यूज़ करूंगा लिटिल, ना कि अ लिटिल। आई हैड लिटिल मनी लेफ्ट। फिर समझ लेना, ये लिटिल हो सकता है 1 करोड़ रुपए हो, लेकिन कहने वाले के लिए कम है इसलिए उसने लिटिल यूज़ किया है। वो मना कर रहा है मैं हेल्प नहीं करूंगा। आई हैड डिसाइडेड टू हेल्प माई फ्रेंड एज आई हैड लिटिल या अ लिटिल या द लिटिल मनी लेफ्ट। तो मनी के लिए तो लिटिल आएगा, पता ही है हमें। अब देखो, मैं यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़े से पैसे बचे हैं। चाहे मेरे पास 10 ही रुपये हों, चाहे मेरे दोस्त ने 5 रुपये मांगे और मेरे पास 10 रुपये हों, बहुत ही कम पैसे हों, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अ लिटिल। तो सारा कनेक्शन किसका है, आपके नज़रिए का। अगर पॉजिटिवली यूज़ करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत भी बहुत कुछ लगेगा, अ लिटिल यूज़ करें। नेगेटिवली यूज़ कर रहे हो तो लिटिल यूज़ करें, ठीक है। द स्टेडियम वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी विद दैट स्पेक्टेटर सिटिंग हियर एंड देयर। स्टेडियम ऑलमोस्ट खाली था, थोड़े से स्पेक्टेटर जो थे बैठे थे इधर उधर, ठीक है।
अब ये बताओ स्पेक्टेटर्स के लिए क्या लगाएं, लिटिल या फ्यू? भाई गिन सकते हो ना, 1 स्पेक्टेटर, 2 स्पेक्टेटर, 3 स्पेक्टेटर, किलो नहीं चाहिए, माइल नहीं चाहिए, जिसको सीधे ही गिन सको बिना यूनिट के वो होता है काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब इसके लिए आएगा फ्यू। अब देखो स्टेडियम ऑलमोस्ट एम्प्टी था, कहने वाले का नेगेटिव अंदाज है, कह रहा ना के बराबर भरा हुआ था, खचाखच नहीं, ना के बराबर भरा हुआ था। अब यहाँ पे नेगेटिवली के लिए यूज करूंगा फ्यू, फ्यू स्पेक्टेटर्स सिटिंग हियर एंड देयर। अगला देख लो, वी मस्ट मेक द बेस्ट यूज ऑफ डैश नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव। हमें सही से इस्तेमाल में लेना चाहिए थोड़े से जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं। अब देखो यहाँ पे रिसोर्सेज के लिए आप यूज़ करेंगे फ्यू को, रिसोर्सेज को गिना जा सकता है, 1 रिसोर्स, 2 रिसोर्स, 5 रिसोर्स, है ना। तो यहाँ पे फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू में से एक को लगाऊंगा। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें इस्तेमाल में लेना चाहिए जो भी थोड़े से रिसोर्सेज हमारे पास हैं, है ना। किसको लेना भाई, जो भी थोड़े से रिसोर्सेज हमारे पास हैं। जब भी ऐसा हो जो भी थोड़ा सा, तो मैं लिखूंगा द फ्यू। तो द लिटल और द फ्यू तब भी आता है जो भी थोड़ा सा, वट एवर द क्वान्टिटी, है ना, उसको हमें सही से इस्तेमाल में लेना चाहिए। तो ऐसे बनता है इन तीनों का फ़र्क, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, नो डिस्कशंस अकर्ड ऑन ब्रिंगिंग फ्यूल्स अंडर GST डिस्पाइट द सेंटर्स नॉइसेस टू दैट इफेक्ट अमिड रन अवे पेट्रोल प्राइसेस। कह रहा कोई डिस्कशन अकर नहीं हुई, कोई भी बातचीत अकर नहीं हुई ब्रिंग करने पे फ्यूल को GST के नीचे, पेट्रोल डीजल को GST के अंदर लाने पे। कह रहा बावजूद सेंटर की उन शोरों के, नॉइसेस के, बार बार सेंटर ने कई स्टेटमेंट्स दी, कई नॉइस किए, है ना। और किस तरह के नॉइस, कुछ ही इस तरह के ही, टू दैट इफेक्ट। कह रहा बावजूद सेंटर के कुछ इस तरह के जो है नॉइसेस के, और किस बीच, अमिड, बीचों बीच पेट्रोल प्राइसेस पे जो रन अवे हो गए थे, जो बहुत तेज़ी से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। तो जब पेट्रोल के दाम आउट ऑफ कंट्रोल थे तो सेंटर बार बार शोर मचा रहा था कि हम GST को नीचे जो है फ्यूल को लाएंगे। लेकिन इस पे वास्तव में जब मीटिंग हुई तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई डिस्कशन की ही नहीं। समझ गए? डिस्कशन की वर्ब है अकर्ड, डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, रन अवे मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, जो रन कर गए अवे, अब आपके हाथ में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, अनकंट्रोलेबल है, रन अवे कहलाएगा। अब देखने वाला जो यहाँ पे फ्रेज है टू दैट इफेक्ट, इसको हिंदी बोलते हैं कुछ ऐसा ही। जब आप किसी की बातों को एग्जैक्टली रिपीट ना कर पाओ और आप बोल दो यार उसने ऐसा कुछ बोला था, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ मैं उसने क्या बोला था, पर ऐसा कुछ बोला था, तब आप यूज़ करते हो टू दैट या टू द इफेक्ट। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, द इफेक्ट या दैट इफेक्ट, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। हिज कोलीग्स कॉल हिम ऑब्सेसिव और समथिंग टू दैट इफेक्ट। कह रहा है उसके कोलीग्स जो हैं उसको सनकी बोलते हैं, धुनी बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसा ही बोलते हैं। तो सही वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे क्या बोलते हैं उसके लिए, शायद पागल बोलते हैं, चाहे सनकी बोलते हैं, चाहे क्रेजी बोलते हैं, पर उसको कुछ ऐसा ही बोलते हैं, सनकी जैसा ही, है ना। उसके कोलीग्स ऐसा उसको बुलाते हैं ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव होता है किसी काम के पीछे लग जाओ, बस धुनी हो जाओ, है ना, ऑब्सेशन आपको हो जाता है। वैसे ही ऑल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल सपोर्टेड अ टैक्स कट एंड स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट वॉज इशूड लेटर। मेंबर्स ने, सभी ने इस काउंसिल के सपोर्ट किया टैक्स में कमी को, टैक्स रेट में कटिंग को, और एक स्टेटमेंट कुछ इस तरह की इशू की गई थी बाद में। तो क्या स्टेटमेंट थी, क्या वर्ड्स थे, किसने क्या बोला हमें नहीं पता, लेकिन टैक्स कट को सपोर्ट किया था और इसी के हिसाब से एक स्टेटमेंट भी बाद में दी थी। समझ गए ना। तो टू दैट इफेक्ट या टू द इफेक्ट ऐसे यूज होता है। इसका बिल्कुल उल्टा होता है वर्बेटिम, वर्ड फॉर वर्ड, बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड अगर आप किसी की बात को बोलो तो वर्बेटिम कहलाता है। तो सेंटर के क्या नॉइस थे हमें नहीं पता, पर कुछ इसी तरह के थे कि GST के नीचे हम पेट्रोल को लाएंगे जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे। बढ़े आगे, 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं आए ना जब तक, तब तक पढ़ने का कोई मजा नहीं है। कह टैक्सेस ऑन कोविड एसेंशियल्स रिमेन अनचेंज्ड डिस्पाइट स्टेट्स एंड इंडस्ट्री प्रेसिंग फॉर वेवर्स। कह रहे टैक्स है जो कोविड एसेंशियल्स पे, PPD किट्स पे, दवाइयों पे, है ना। कह रहे ऐसे जो टैक्स हैं वो अभी भी रिमेन है अनचेंज्ड, इन पे कोई भी चेंज नहीं आया। बावजूद स्टेट्स और इंडस्ट्री के प्रेस फॉर करने के लिए, डिमांड करने के लिए वेवर्स को, छूट को, स्टेट्स भी बोल रही थी, इंडस्ट्री भी बोल रही थी कि PP किट पे टैक्स मत लगाओ, है ना, प्रेस फॉर कर रही थी, प्रेशराइज कर रही थी, इसके बावजूद टैक्स जो है वैसा का वैसा बना हुआ है। टैक्स की वर्ब है रिमेन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा मिस सीतारमन सेड द सब्जेक्ट डोमिनेटेड डेलिब्रेशंस बट वेरिंग व्यू पॉइंट्स कंपेल्ड हर टू लेट अ GOM या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पोर ओवर पॉसिबिलिटीज ऑफ रेट कट्स। अब सीतारमन जी बता रही हैं कि क्यों हमने टैक्स नहीं काटा कोविड की इसेंशियल्स पे। कह रहा मैडम ने ये बोला सेड कि ये जो सब्जेक्ट था ना ये डोमिनेट कर रहा था डेलिब्रेशंस को, यही सब्जेक्ट जो है सब चीज़ों को पे हावी बढ़ रहा था,
इन डेलिब्रेशंस में, पूरी डिस्कशन में, है ना, सब चीज़ों के जो है आड़े आ रहा था। कह रहे लेकिन जो वेरिंग व्यू पॉइंट्स थे, अलग अलग जो नज़रिए थे, उन्होंने कंपेल कर दिया, इनको मजबूर कर दिया कि वो लेट कर दें, इजाज़त दे दें एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को, एक खास मिनिस्टर्स के समूह को, कि वो पोर ओवर करे, वो अच्छे से फोकस करे क्या पॉसिबिलिटी हैं रेट कट्स की। देखो क्या बोला इन्होंने, समझ गए आप। सीतारमन ने बोला कि ये जो है ना बात कोविड वाली, ये सारी की सारी डिस्कशन को डोमिनेट कर रही थी, है ना, इसकी वजह से हम डिस्कशन आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। कह रहे लेकिन बहुत अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट्स होने की वजह से मैं समझ ही नहीं पाई मैं किसकी बात मानूं, तो मैं मजबूर हो गई कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाऊं, एक कमेटी बनाऊं और कमेटी को ही डिसाइड करने दूं टैक्स रेट को काटना है या नहीं काटना। समझ गए। सीतारमन की वर्ब है सेड, सब्जेक्ट की वर्ब है डोमिनेटेड, डेलिब्रेशन का मतलब होता है बातचीत, डिस्कशन, है ना, निगोशिएशन। इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है पार्लेज। ये जो बिस्किट खाते हो ना पार्ले, वहीं से नाम बना है, मतलब बिस्किट का भी यही नाम है। पार्ले का मतलब होता है बातचीत, चिट चैट, है ना। वेरिंग मतलब अलग अलग तरह के, व्यू पॉइंट का मतलब होता है दृष्टिकोण या नज़रिया। इसका एक सिनोनिम है प्रोस्पेक्टिव या पर्सपेक्टिव में से एक, प्रोस्पेक्टिव या पर्सपेक्टिव में से एक, कई बार करवा चुका हूँ, याद करो अभी व्यू पॉइंट के दोनों में से सिनोनिम क्या है, प्रोस्पेक्टिव है या पर्सपेक्टिव है, डालो कमेंट्स में जिसको याद है, ठीक है। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक खास ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है जिसको बनाया जाता है किसी इश्यू पे बातचीत करने के लिए, है ना। पोर ओवर का मतलब होता है कंसंट्रेट करना, फोकस करना किसी चीज़ पे, हार्ड, अपना सारा दिमाग बहा देना किसी चीज़ के ऊपर बातचीत करते हुए, पोर ओवर कहलाता है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे आगे बढ़ने से पहले, लेट वाला। देखो लेट के दो सिनोनिम है, परमिट और अलाउ। लेकिन परमिट और अलाउ है ना, ये अपने बाद में टू ले लेते हैं। जिस काम के लिए आप परमिट कर रहे हो या अलाउ कर रहे हो, उस काम को आप टू लगा के बता सकते हो। लेकिन लेट जो है अपने बाद में टू वाला इन्फिनेटिव नहीं लेगा। यू शुड नेवर लेट दैट टू हैपन, तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं होने देना चाहिए था। लेट का मतलब है किसी काम को अलाउ करना, तुम्हें ऐसा कभी भी अलाउ नहीं होने देना चाहिए था। अब देखो लेट के बाद में दैट आया, इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है टू हैपन। लेट अपने बाद में टू लेगा नहीं। अगर यहाँ पे इस टू को तुम्हें लगाना ही है तो लिख दो यहाँ पे यू शुड नेवर परमिट दैट टू हैपन या अलाउ दैट टू हैपन। समझ गए ना, दोनों ठीक है। लेकिन अगर लेट लगा रहे हो तो इस टू को निकाल दो, यू शुड नेवर लेट दैट हैपन। दे लेटेड अस टू गो, उन्होंने हमें जाने दिया। पास्ट टेंस में बता रहा हूँ, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में। लेटेड अस टू गो नहीं, गो, गो को आपको यहाँ पे बिना टू के रखना है। और ध्यान रखें लेट 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 कभी भी अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगा। लेट पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी लेट ही रहता है ना, परफेक्ट में। तो दे लेट अस गो। तीसरा देखो, वी वर लेट टू गो बाय देम। अब इसका मैंने बना दिया है क्या, पैसिव। ध्यान रखना लेट का कभी भी पैसिव बनता ही नहीं है। लेट एक ऐसी वर्ब है इंग्लिश में जो अपना कभी भी पैसिव नहीं लेती, बावजूद एक ट्रांजिटिव वर्ब होने के। समझ गए। तो मुझे क्या करना चाहिए, पैसिव के अंदर हमेशा लेट की जगह अलाउड को यूज़ करें या परमिटेड को यूज़ करें। वी वर अलाउड टू गो बाय देम। समझ गए। लेट का पैसिव बनेगा अलाउड या परमिटेड से, लेट अपना पैसिव नहीं बनाता। चलो आगे बढ़ते हैं। सब कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट में, ग्रामर प्लेलिस्ट में कवर्ड है, वहीं से सीखो। यहाँ पे मेरे साथ खाली प्रैक्टिस किया करो, है ना। कह रहे द GOM हैज़ टू रिपोर्ट बैक बाय June 8 बट द काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू रेकमेंड स्पेशल रेट्स ड्यूरिंग अ डिजास्टर वुड स्टिल हैव टू कंकर। अब बता रहा है आगे के क्या रोड़े हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के होने के बाद में क्या होगा, है ना। कह रहा है जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, जो GOM है, उसको रिपोर्ट बैक करना है 8 जून तक। कह रहा है लेकिन जो काउंसिल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से एम्पावर्ड भी है, जिसको ताकत मिली हुई है रेकमेंड करने की स्पेशल रेट्स को एक डिजास्टर के दौरान, उसको फिर भी कनकर करना ही पड़ेगा, उसको फिर भी अपनी सहमति देनी पड़ेगी। वुड स्टिल हैव टू कनकर। समझ गए। तो GOM की जो रिकमेंडेशन है उस पर काउंसिल का ठप्पा तो लगेगा ही। तो अभी काउंसिल में ही बात कर लेते हैं ना, इतना लंबा आगे क्यों खींचा इस मामले को, कहने का मतलब ये है। GOM की वर्ब है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, बताते हैं आपके ऑब्लिगेशन को, आपकी मजबूरी को। काउंसिल की वर्ब है वुड स्टिल हैव, स्टिल एक एडवर्ब है, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आई हुई है। कनकर का मतलब होता है अग्री करना, चेंज कर, किसी चीज़ से जो है अप्रूव करना, किसी चीज़ से सहमत होना। एम्पावर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखो पावर के आगे एम लगा हुआ है, एक वर्ब बनाई हुई है। एम्पावर मतलब पावर देना, एम्पावर्ड मतलब जिसको पावर मिली हो, जो एंटाइटल्ड हो, जो किसी काम को करने के लिए सक्षम हो, है ना। चलिए आगे बढ़ें। कह रहा 10 नो इमीडिएट रिलीफ कैन बी एक्सपेक्टेड। कह रहा इस प्रकार से कोई भी इमीडिएट रिलीफ जो है एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ये पहले GOM मिलेगा, फिर अपनी रिपोर्ट देगा, फिर काउंसिल बैठेगी, तब जाकर के कोविड की दवाइयों पे जो GST है वो जो है हटाया जाएगा। समझ गए।
इमीडिएट रिलीफ की वर्ब है कैन बी एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा ऑपोजिशन स्टेट्स allege that NDA rule states representatives in the council vociferously opposed waiving the GST on COVID vaccines and drugs। कह रहा ऑपोजिशन स्टेट्स ने ऐसा अलेज किया, जो विपक्षी जो है खेमे की जो स्टेट्स हैं उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि एनडीए के रूल वाली जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एनडीए के राज वाली स्टेट्स के जो प्रतिनिधि हैं, नुमाइंदे हैं इस काउंसिल में, उन्होंने बढ़ चढ़ करके उन्होंने बहुत लाउडली, बहुत ही वॉसिफेरसली शोर मचा करके अपोज किया। और किसको? वेव करने के काम को, जीएसटी को कोविड की वैक्सीन पे और ड्रग्स पे। तो अपोजिशन का ऐसा ही कहना है कि एनडीए वालों ने प्लान बनाया हुआ था और काउंसिल के अंदर जैसे ही वेविंग की बात आई, रिलीफ की बात आई जीएसटी की कोविड वैक्सीन पे, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि नहीं होना चाहिए। समझ गए? रिप्रेजेंटेटिव्स की वर्ब है अपोज्ड, स्टेट्स की वर्ब है अलेज, वॉसिफरसली का मतलब है शोर मचा के, नॉइजली बोल दो, लाउडली बोल दो, स्ट्राइडेंटली बोल दो, है ना। एडवर्ब है सबकी सब। वेव करना मतलब किसी चीज़ को माफ़ करना। यहाँ पे स्टेट्स के एस के आगे अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? प्लूरल का पजेसिव बना हुआ है, लास्ट में एस आने के बावजूद अपने क्या है इसको जो है पजेसिव बना रहे हैं। जब भी प्लूरल का पजेसिव बनाएं अपोस्ट्रोफी के बाद का एस निकाल दें। एक स्टेट के नहीं, बहुत सारी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ा है। बढ़े आगे। कह रहा टैक्स मेवंस हैव mooted ways to implement such cuts, so it is unfortunate that the center usually so conscious of optics came to the table with little to offer। कह रहा टैक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, मेवंस हैं, जो टैक्स के जो है खिलाड़ी हैं, कह रहा उन्होंने सुझाया है वेज को। मूड का मतलब होता है डिस्कशन के लिए प्रपोज करना, सुझाना। तो इन्होंने कई सारे तरीकों को सुझाया है, डिस्कशन में लाया है, जो इम्प्लीमेंट करने के हैं इन टैक्स के जो है कट्स को। कह रहा है इसलिए बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, बड़ा दुर्भाग्यवश है ये काम कि जो सेंटर है जो कि अक्सर बड़ा कॉन्शियस होता है, जो कि अक्सर बहुत ही सजग होता है ऑप्टिक्स के लिए, नज़ारों के लिए, लोगों के सामने अपनी अच्छे दृष्टिकोण रखवाने के लिए, कह रहा है वो सेंटर केम टू द टेबल हुआ, वो सेंटर डिस्कशन की टेबल पे आया, ना के बराबर जो है चीज़ों को लेकर के ऑफर करने के लिए। थोड़ा टेढ़ा सेंटेंस है, आराम से समझो इसको। टैक्स एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने सुझाया कई रस्तों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसे कट्स को, लेकिन फिर भी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि सेंटर इस बार ना के बराबर चीज़ें लेकर के आया ऑफर के लिए इस टेबल पे। सेंटर के पास कुछ भी नहीं था ऑफर करने को जो है कोविड के नाम पे। कह रहे ये वही सेंटर है जो अक्सर बड़ा कॉन्शियस होता है ऑप्टिक्स का। अब देखो ऑप्टिक का मतलब होता है नज़ारा, परसेप्शन, आप देखने में कैसे लगते हो सामने वाले के सामने, तो ये आपके ऑप्टिक्स हैं, है ना। तो सेंटर हमेशा कॉन्शियस होता है अपने ऑप्टिक्स को लेकर के कि बड़ा अच्छे से प्रेजेंट करूँ मैं अपने काम को। आज वो सेंटर के पास कुछ भी नहीं था ऑफर करने के लिए। मेवन मतलब एक्सपर्ट, मूड करना मतलब बताना, किसी चीज़ को प्रपोज करना। कॉन्शियस के बाद में, कॉग्निजेंट के बाद में, अवेयर के बाद में आप ऑफ लगाते हैं जिस भी चीज़ के लिए आप कॉन्शियस, कॉग्निजेंट या अवेयर जो है अवेयर है। ऑप्टिक्स आपने देख लिया। लिटिल वही है ना के बराबर, है ना, नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं हम, ना के बराबर सेंटर के पास था कुछ ऑफर करने के लिए। कह रहे जीएसटी ब्रेक्स ऑफर्ड ऑन द कोविड रिलेटेड इम्पोर्ट्स फ्रॉम अब्रॉड फॉर डोनेशन टू स्टेट अप्रूव्ड एंटिटीज़ वर एक्सटेंडेड टू मटीरियल इम्पोर्टेड ऑन अ पेमेंट बेसिस एज वेल। कह रहे जीएसटी के जो ब्रेक्स थे ऑफर किए गए थे फ्री कोविड रिलेटेड इंपोर्ट्स पे, और कहाँ से? अब्रोड से। तो कोविड से रिलेटेड जो भी इंपोर्ट आप कर रहे हो फ्री में अब्रोड से, उस पर जो जीएसटी ब्रेक लगाए गए थे, कह रहा है ये किस लिए आए थे? डोनेशन के लिए, स्टेट अप्रूव्ड एंटिटीज़ के लिए। स्टेट ने जिन एंटिटीज़ को, जिन जो है हॉस्पिटल्स को अप्रूव किया उनके लिए। कह रहा है ये सारे के सारे ब्रेक्स एक्सटेंड कर दिए गए, बढ़ा दिए गए आगे तक, दे दिए गए आगे तक उस मटेरियल पे भी जो इंपोर्ट किया जाता है पेमेंट बेसिस पे, है ना। जितना पेमेंट करोगे उतना आपको जीएसटी फ्री है। समझ गए? तो इस तरह का काम भी हुआ है। जो बाहर से दवाइयाँ इंपोर्ट आ रहे हैं जो है अब्रोड से, उन पे जो है इन्होंने जीएसटी की जो है माफ़ी कर दी है। ऊपर जो इन्होंने मना किया माफ़ी के लिए वो हमारे देश में बनने वाले सामान के लिए है ना, उस पर जीएसटी अभी भी लगा रहे हैं। समझ गए? ब्रेक्स के बाद में जो ऑफर्ड लिखा है ये ऑफर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है। वो वाले ब्रेक्स जो ऑफर किए गए थे, है ना, ये कोई वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। उसी तरीके से मटेरियल के बाद में जो इंपोर्टेड है ये भी एक एडजेक्टिव है। वो वाला मटेरियल जो इंपोर्ट किया जाता है पेमेंट बेसिस पे। It is not clear why this had to wait for the council. BJP ruled Gujarat and Haryana have already offered GST refunds on such imports. कह रहे बात अभी भी साफ नहीं है क्यों इस चीज़ को वेट करना पड़ा काउंसिल का। ये जो आपने टैक्स के रेट दिए थे, ब्रेक दिए हैं, ये काउंसिल के जो है काउंसिल मीटिंग होने के बाद ही क्यों दिए गए, अभी तक हमें समझ में नहीं आया। जो बीजेपी रूल्ड गुजरात और हरियाणा है वो पहले से ही ऑफर कर चुके हैं इन चीज़ के रिफंड पे
ऐसे इंपोर्ट्स पे। तो अगर बीजेपी का मूड था, बीजेपी की रूल्ड स्टेट्स में ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो काउंसिल बिठाने की ज़रूरत नहीं थी, बाकी स्टेट्स भी इस काम को ऑलरेडी करवा सकते थे, बाकी स्टेट से भी, है ना। इट की वर्ब है इज, दिस की वर्ब है हैड टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, आपका कंपल्शन, आपकी मजबूरी बताते हैं, है ना। गुजरात हरियाणा की वर्ब है हैव ऑलरेडी ऑफर्ड, यहाँ पे ऑफर्ड को भी वर्ब बना लेना, है ना, ऑफर्ड। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे, ये वाई वाला आज नहीं करवाऊंगा, आज करवाऊंगा ऑलरेडी वाला। ऑलरेडी में क्या कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत सारी ऐसी एडवर्ब्स हैं हमारे पास जो कि हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में रखी जाती हैं, है ना। ऑलवेज, हार्डली, बेडली, ऑलरेडी, स्केर्सली, नेवर, ये सब की सब है एडवर्ब ऑफ टाइम, या आप यूँ बोल दे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी तो एडवर्ब ऑफ टाइम है और बाकी सब की सब फ्रीक्वेंसी हैं। अब इनसे जुड़े हुए कुछ रूल्स हैं अपने पास, इनको रखना होता है मेन वर्ब से पहले, लेकिन पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगी, लेकिन पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे शी ऑलरेडी हैज़ फिनिश्ड द टास्क, उसने पहले से ही टास्क को पूरा कर लिया है। ऑलरेडी को कहाँ रखना है, हेल्पिंग वर्ब से बाद में और मेन वर्ब से पहले। तो यहाँ पे क्या करूँगा, ऑलरेडी को उठाऊंगा और हैज़ और फिनिश के बीच में घुसा दूंगा। शी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड द टास्क। वैसे ही द टास्क हैज़ बीन ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू फिनिश, टास्क हमेशा से ही बहुत डिफ़िकल्ट रहा है फिनिश करने के लिए। मेन वर्ब है बिन, हेल्पिंग वर्ब है हैज़, क्या करूँ, हैज़ और बिन के बीच में डाल दो। पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखना है। मान लो 3 हेल्पिंग वर्ब आ रही हो, 2 हेल्पिंग वर्ब आ रही हो, आपको पहली के बाद में इस एडवर्ब को रख देना है, दूसरी और तीसरी हेल्पिंग वर्ब और बाद में मेन वर्ब आ जाएगी। अब ये देखो, ही नेवर इज़ लेट, वो कभी भी लेट नहीं होता है। यहाँ पे आपकी मेन वर्ब है इज़, मेन वर्ब से पहले नेवर को रखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखें इज़ एम आर वॉज वर, इज़ एम आर वॉज वर, ये लिंकिंग वर्ब कभी भी आपको मिल जाए, इनके बाद में नेवर को रखा जाता है। मतलब कोई भी ऐसी एडवर्ब है जो इनके बाद में रखी जाती है, पहले नहीं रखी जाती, इन सब में से कोई भी हो, है ना। ही इज़ नेवर लेट, ना कि ही नेवर इज़ लेट। प्रैक्टिस करोगे तभी दिमाग में बैठेंगे, नहीं तो मैंने अभी बताया फिर भूल जाओगे, है ना। प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस होगी तभी ये रूल्स जो हैं आपके हैबिट का पार्ट बनेंगे। चलो आगे बढ़ें। कह रहे ₹1.58 lakh crore borrowing plan may quell states' concerns about immediate compensation dues, but larger schemes are apparent that could fray the council's functioning further after recent acrimonious parleys। कह रहे इतने करोड़ का, लाख करोड़ का जो बोरोइंग प्लान है, हो सकता है वो क्वेल कर दे स्टेट के कंसर्न्स को। क्वेल का मतलब होता है बुझाना, जैसे आग को बुझाते हो ना, एक्सटिंग्विश करते हो, उसी को बोलते हैं क्वेल करना, शांत करना। कह रहे इतना बड़ा जो कर्जा लेने का प्लान है, हो सकता है स्टेट्स की, राज्यों की चिंताओं को क्वेल कर दे। और चिंताएं हैं इमीडिएट कॉम्पनसेशन ड्यूज़ की। ये कॉम्पनसेशन ड्यूज़ जो है जीएसटी का एक पार्ट है, जिसमें सेंटर जो है स्टेट्स को कुछ पैसा देता है हर साल। तो कह रहा है हर साल की जो ड्यूज़ हैं, जो भी बाकी हैं, इसके कंसर्न्स को हो सकता है अभी के लिए वो शांत कर दे। कह रहा है लेकिन बड़े जो स्किज़म्स हैं, स्किज़म्स का मतलब होता है खाइयाँ, स्किज़म्स का मतलब होता है आपसी फूट। कह रहा है लेकिन बड़ी फूट जो है ना, वो बड़ी अपरेंट है, बड़ी साफ है, जो कि फ्रे करेगी, जो कि घर्षण करेगी, फ्रिक्शन करेगी इस काउंसिल की फंक्शनिंग में। और आगे अभी हाल में जो रिसेंट जो है एक्रीमोनियस पार्ले जिनके हुए हैं, जो इनकी कड़वाहट भरी बातचीत हुई है, समझ गए ना। तो कह रहा है ये प्लान बिल्कुल काम करेगा, स्टेट्स के अभी जो सारे के सारे कंसर्न्स है वो शांत हो जाएंगे इस बोरिंग प्लान से। लेकिन इनके बीच में जो खाई बढ़ गई है ना, बड़ी अब अपरेंट हो गई है, और वो ये वही खाई है जो अभी अभी पार्ले जिनकी डिस्कशन आई है, कड़वाहट बड़ी उससे निकली है, और इस काउंसिल की आगे आने वाली कार्रवाई में, प्रोसीडिंग्स में, फंक्शनिंग में फ्रे करेगी, उसको फ्रिक्शन करेगी, उसको थोड़ा सा घर्षण करेगी। अब समझे। प्लान की वर्ब है मेक वेल, दैट की वर्ब है कुड फ्रे। ये दैट जो है ना, ये स्किज़म्स के लिए लिखा गया है। स्किज़म्स का मतलब होता है फूट पड़ना, फूट, है ना। एलिनेशन बोल दो, डिस्कशन बोल, डिस्कॉर्ड बोल दो, क्रैक बोल दो, खाई या फूट को बोलते हैं स्किज़म्स। स्किज़म्स के लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन आया है। एक्रीमोनियस आपने देख लिया, फ्रे का मतलब होता है फ्रिक्शन, पार्ले का मतलब होता है डिस्कशन, टॉक या डेलिब्रेशन, है ना। चलो, कह रहा है सिक्किम फॉर इंस्टेंस हैज़ डिमांडेड दैट इट बी अलाउड टू लेवी its own cess to cope with falling revenues, a demand that has been backed by others including Tamil Nadu and Arunachal Pradesh। कह रहा सिक्किम फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए डिमांड कर चुका है, क्या कर चुका है भाई, कि इसको अलाउ किया जाए प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड में। डिमांड दैट लग गया, प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड पैसिव वॉइस के अंदर। तो सिक्किम ने डिमांड कर दिया है कि इसको अलाउ कर दिया जाए कि ये लगा सके अपने खुद के टैक्स को, सेस को। और क्यों, जूझने के लिए, कोप विद करने के लिए
गिरते हुए रेवेन्यू से, गिरती हुई इनकम से। कह रहे एक ऐसी डिमांड है जिसको बैक किया गया है कई दूसरों के द्वारा, जिसमें शामिल है तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश भी। तो वैसा भी हो रहा है। सिक्किम कह रहा है कि हमें अपना अलग से टैक्स लगाने दो, जीएसटी के साथ साथ और दूसरा एक टैक्स हम लगाएंगे। सिक्किम की वर्ब है हैज़ डिमांडेड, इट की वर्ब है बी अलाउड, लेवी का मतलब होता है लगाना, इम्पोज करना, सेस का मतलब होता है एडिशनल टैक्स, है ना। कोप विद जो होता है इसका मतलब होता है डील विद करना, लेकिन कोप विद को कोप अप विद कभी भी ना लिखें। कोप विद होता है, कोप अप विद गलत होता है ना। दैट की वर्ब है हैज़ बीन बैक्ड, ये डिमांड के लिए आया है और इसमें कुछ देखने वाला है, चलो और कुछ भी नहीं है। ये प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड है, बहुत बार हो गया, बार बार रिपीट करने का कुछ मतलब नहीं है, थोड़े दिन बाद फिर से बताऊंगा, है ना। यहाँ पे बी अलाउड इसलिए लगा है क्योंकि डिमांड के बाद में दैट नाम की कंजंक्शन आ गई। कह रहे दिस कुड वर्चुअली डिरेल द वेरी एडिफिस ऑफ जीएसटी subsuming all local levies even as states now want to be recompensated beyond next year। कह रहे ये डिमांड क्यों गलत है। कह रहा है ये एक तरह से पटरी से उतार देगा, डिरेल कर देगा। दिस कुड वर्चुअली डिरेल, वर्चुअली का मतलब है एक तरीके से, है ना। डिरेल का मतलब पटरी से उतार देना। तो कह रहा है ये एक तरह से बड़ी नाकामयाबी साबित होगा, पटरी से उतारने वाला काम होगा उसी वेरी एडिफिस को, उसी खास ढांचे को, स्ट्रक्चर को जो थी जीएसटी की, और वो जीएसटी जिसने सबज्यूम कर लिया, जिसने अपने अंदर मिला लिया सारे लोकल लेवीज को, सारे लोकल टैक्सेस को। यहाँ तक कि जब सभी स्टेट्स जो हैं अब चाहती हैं कि वो रिकम्पेंस्ड हों, उनको भरपाई मिले, उनको हर्जाना मिले नेक्स्ट ईयर के बाद भी, समझे ना। तो अगर सिक्किम अगर अपना टैक्स लगाएगा, तमिलनाडु अपना टैक्स लगाएगा, तो ये चीज़ तो अपने आप में पूरा जीएसटी का सारा पर्पज ही खत्म हो जाएगा। जीएसटी एक ऐसा टैक्स था जिसने सारे लोकल टैक्स को सबज्यूम किया था, वैट को, है ना, ऑक्ट्रॉय को, सारे जो टैक्स हैं जीएसटी के अंदर आए थे। अब फिर से आपने नए टैक्स लगा दिए जीएसटी के साथ में, तो सारा का सारा जो है सिस्टम अपना खराब हो जाएगा। ये जो रिकम्पेंसेशन है ये अपने आप में एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। आप जीएसटी के बारे में पढ़ें तब आपको पता लगेगा सेंटर किस चीज़ का हर्जाना स्टेट्स को देता है हर साल, है ना। डिरेल करना मतलब पटरी से उतारना, दिस की वर्ब है कुड डिरेल। सबज्यूम करना मतलब अपने अंदर मिला लेना, असिमुलेट करना, मर्ज करना, इनकॉर्पोरेट करना। एडिफिस का मतलब होता है स्ट्रक्चर या ढांचा, है ना, इसको फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। बढ़े आगे। कह रहा था सेंटर फेसिंग फ्लैग फॉर इट्स हैंडलिंग ऑफ द सेकेंड वेव कुड डू विद अ मोर रिस्पॉन्सिव अप्रोच। कह रहे जो सेंटर है जो फेस कर रहा है फ्लैग को, फ्लैग का मतलब है क्रिटिसिज्म। ये सेंटर जो कि सबकी गालियों को झेल रहा है, जिस तरीके से इसने हैंडल किया सेकंड वेव को, उस चीज़ को लेकर के कह रहा है ये सेंटर जो है ना बहुत इसको ज़रूरत थी कुड डू विद अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना। कह रहा है ये सेंटर को बहुत ज़रूरत थी एक और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव अप्रोच की। इसकी भलाई में यही होता अगर ये रिस्पॉन्सिव अप्रोच को अपनाता, है ना। रिस्पॉन्सिव मतलब जो सामने से रिस्पॉन्स दे, प्रतिक्रिया दे। अब देखो कुड डू विद इसका मतलब क्या होता है, टू नीड द बेनिफिट्स ऑफ समथिंग। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ इन दिस स्कॉटिंग हीट आई कुड डू विद अ कूल्ड ड्रिंक। इस झुलसाती हुई गर्मी में, स्कॉचिंग हीट में मैं बहुत अच्छे से बेनिफिट ले पाऊंगा एक ठंडी ड्रिंक का। मुझे एक ठंडी सी ड्रिंक आप दे दो, आई कुड डू विद अ कूल ड्रिंक। समझ गए ना। तो कुड डू विद का मतलब यही है किसी चीज़ के बेनिफिट्स की बहुत नीड होना, किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत होना। सेंटर को ऐसे रिस्पॉन्स की बहुत ज़रूरत थी। फ्लैग मतलब क्रिटिसिज्म, ये इसकी वो होगी कुड डू विद सेंटर की। कह रहा विनिंग an intellectual or ideological battle over taxes on COVID essentials is meaningless at this precarious time when each day's delay in providing relief hurts thousands। कह रहे जीत लेना एक इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल बैटल को, जीत लेना एक बुद्धिमानी भरी या विचारधारा भरी लड़ाई को, और किसके ऊपर, टैक्सेस के ऊपर, और किस पे, कोविड एसेंशियल्स पे। कह रहे ये मीनिंगलेस है। तो सेंटर ने ना तो टैक्स को हटाया बल्कि बहस में भी सबको हरा दिया कि क्यों कोविड पे टैक्स लगना जरूरी है, कोविड की दवाइयों पे। कह रहा है इस बैटल को जीतना अपने आप में बिल्कुल निरर्थक है, मीनिंगलेस है। इस प्रिकेरियस टाइम में, इस डेंजरस वक्त पे, जब हर दिन का जो डिले है, हर निकलते हुए दिन की जो देरी है प्रोवाइड करने में इस रिलीफ को, वो हर्ट कर रही है हज़ारों को, थाउजेंड्स को। तो कह रहे डिबेट जीतने से क्या होगा, है ना, बहस करने से क्या होगा। आप इस डिबेट को जीत गए लेकिन लोग इस डिबेट में आपकी वजह से हार रहे हैं क्योंकि कोविड की दवाइयों पे, पीपीई किट्स पे, वैक्सीन पे उनको टैक्स देना पड़ रहा है बहुत सारा जीएसटी का। विनिंग एक जीरेंड है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रही है। इसकी वर्ब सिंगुलर होगी, इज इसकी वर्ब है। आइडियोलॉजिकल मतलब जो आइडियोलॉजी से रिलेटेड हो, विचारधारा से। इंटेलेक्चुअल मतलब जो कि बुद्धिमानी से रिलेटेड हो। मीनिंगलेस जिसमें कोई मीनिंग ना हो,
प्रिकेरियस मतलब जो रिस्की हो, अनसर्टेन हो, इसके लिए एक वर्ड है पेरिलस, है ना, जिसका कुछ पता ना हो कब क्या हो जाए उसको बोलते हैं प्रिकेरियस। बढ़े आगे, डिले की वर्ब है हर्ट्स। कह रहा स्मॉल जेस्चर्स विद लिमिटेड रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस कुड गिव द सेंटर मोर रूम टू स्ट्राइक कॉमन ग्राउंड विद स्टेट्स ऑन द चैलेंजेस दैट लूम ओवर द जीएसटी रिजीम। कह रहे छोटे छोटे एक्शंस, छोटे छोटे सिग्नल्स, छोटे छोटे इंडिकेशंस, कह रहे जिनमें लिमिटेड रेवेन्यू इम्प्लीकेशन है, जिनकी ना के बराबर रेवेन्यू का आउटकम है। कोविड की दवाइयों पे जीएसटी लगा लो चाहे हटा लो, कोई लाखों हजारों करोड़ रुपए आप जो है ना कमा लोगे ना गंवा दोगे। कह रहा है ऐसे जो छोटे छोटे जेस्चर्स है ना, जो सिग्नल्स हैं जिनका रेवेन्यू के टर्म्स में कोई महत्व नहीं है, कह रहा है ये दे सकते हैं सेंटर को एक थोड़ा सा रूम, थोड़ा सा स्कोप कि वो स्ट्राइक करे कॉमन ग्राउंड को स्टेट्स के साथ, कि वो स्टेट्स के साथ में एक एग्रीमेंट को स्थापित करे। और किस पे? उन चैलेंजेस पे, उन चुनौतियों पे जो लूम ओवर कर रही हैं, जो सर पे मंडरा रही हैं इस पूरे जीएसटी रिजीम पे, जीएसटी के सिस्टम पे। तो कह रहा है छोटी मोटी चीज़ों पे मान जाते ताकि बड़ी चीज़ों पे स्टेट्स को आने वाले टाइम में मनाने में आसानी होती, वो सभी चैलेंजेस पे जो इस जीएसटी के सर पे लूम ओवर कर रहे हैं। समझ गए? जेस्चर मैंने आपको बता दिया ना, सिग्नल, इंडिकेशन, एक स्मॉल एक्शन को बोलते हैं अपने जो है जेस्चर। इसकी वर्ब है वुड गिव, दैट की वर्ब है लूम ओवर। लूम ओवर का मतलब होता है डोमिनेट करना, सर पे मंडराना, इसको आप होवर अबव भी बोलते हैं, है ना। लूम ओवर, होवर अबव, ऐसा ही होता है ये। इसको आप लूम एट या होवर ऑन ऐसा कुछ ना बोले, है ना। स्ट्राइक कॉमन ग्राउंड विद होता है किसी के साथ एग्रीमेंट पे आना, आप भी जहाँ खड़े हो वहीं मैं आ गया हूँ, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, एक ही बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट आ गया है ना। स्ट्राइक कॉमन ग्राउंड विद समवन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है रिजल्ट, आउटकम या नतीजा। थोड़ा सा वोकैबुलरी आज की रिच है ना, पर ये अच्छी बात है। अगर आप इसके नोट्स बना सकें, इनको रिवाइज कर सकें तो ये आपके लिए बहुत मीनिंगफुल होगा आने वाले टाइम में। फटाफट से अपने क्विज की तरफ बढ़ेंगे। एक मैं करवाऊँगा मुश्किल वाला और ईजी वाला करेंगे आप खुद। तो ये पहले मुश्किल वाला कर लेते हैं भाई। ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस को हमें चूज़ करना है इन ऑल्टरनेटिव्स में से, ठीक है। देखो इसमें मैंने कॉन्सेप्ट कौन से यूज़ किए हैं, पहले एक सेंटेंस पढ़ लो। द गवर्नमेंट शुड ऑलवेज बी स्वेटिंग ब्लड टू अपग्रेड द हेल्थ केयर ऑफ द नेशन टू कोप विद द पॉसिबिलिटीज ऑफ फर्दर वेव्स ऑफ द पैंडेमिक दैट लूम ओवर द नेशन। कह रहे गवर्नमेंट को हमेशा स्वेट ब्लड करना चाहिए, गवर्नमेंट को हमेशा पसीना बहाना चाहिए, गवर्नमेंट को हमेशा मुश्किल काम करना चाहिए। और क्या करने के लिए भाई? अपग्रेड करने के लिए हेल्थ केयर को, हमारे नेशन के, हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो बहुत मेहनत करनी चाहिए। कह रहे क्यों करना है? ताकि कोप विद कर पाएँ, सामना कर पाएँ उन पॉसिबिलिटीज़ का जो आगे आने वाली वेव्स की हैं इस पैंडेमिक के, और वो वाली वेव्स जो लूम ओवर कर रही हैं इस नेशन को, हमारे सर पे मंडरा रही हैं। अब मैंने कितने कॉन्सेप्ट यूज़ किए? पहला किया कोप विद का, ठीक है, दूसरा मैंने किया लूम ओवर का, और तीसरा मैंने किया यहाँ पे ऑलवेज का, ऑलवेज की पोजीशन का। तो तीन चीज़ों को मैंने यूज़ किया। आपको तीनों को जो है एक एक करके परखना है। देखो कोप अप विद तो कभी होता नहीं, तो यहाँ पे अप आ रहा है, बी तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। या तो सी आपका आंसर है, या ए आपका आंसर है, या डी आपका आंसर है। ऑलवेज की पोजीशन क्या होती है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, है ना। शुड के बाद में ऑलवेज आ सकता है ना। बी आपका आंसर है नहीं। शुड के बाद में ऑलवेज यहाँ भी आ सकता है, और शुड के बाद में बी के बाद में ऑलवेज नहीं आ सकता, है ना। ऑलवेज की पोजीशन होगी पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये भी आपका आंसर नहीं है, डी भी आपका आंसर नहीं है। अब बचा क्या? ए या सी। अब देखो ए में क्या है? लूम ओवर। सी में क्या आ रहा है? लूम एट। तो ये भी गलत है। आपको क्या लगाना चाहिए? लूम ओवर। लूम एट गलत होने की वजह से आंसर आपका बना ए। आई थिंक समझ गए होंगे, है ना। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका क्लोज टेस्ट। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है ना, ईजिली आप इसको कर सकते हो। फटाफट से इसको एक ट्राई दो। पहले कमेंट में इसका आंसर रख रहा हूँ मैं, है ना, वहाँ से मैच करना, और कमेंट्स में बताना कितने मार्क्स आपको मिले आउट ऑफ 5। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।